अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि भारत मानव जाति का पालना है। ये वो धरती है जहाँ पर इंसानी भाषा का जन्म हुआ। ये धरती इतिहास की माँ है, महान कहानियों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत वो धरती है जहाँ पर इंसानों के इतिहास की सबसे महान और सबसे कलात्मक चीजों का खजाना है। मार्क ट्वेन ने भारत के लिए ये शब्द इसलिए कहे थे क्योंकि भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसने अपने हजारों साल के इतिहास में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इसने मौर्य, चोल और गुप्त जैसे शासकों के साथ गजनी, तैमूर, बाबर जैसे कई घुसपैठिए भी भारत में देखे हैं। भारत के हजारों साल के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था सन 1000 AD। ये वो समय था जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था और ये वो समय था जब भारत सबसे कमजोर स्थिति में था और इसी समय चोल जैसे महान शासक का उदय हुआ। तो इसी समय एक घुसपैठिए ने भारत के दिल पर 17 बार चोट की। ये वो समय था जब एक टाइम पे बहुत सारी चीजें घट रही थी। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 1000 AD से लेकर 1100 AD तक के बीच की पूरी कहानी बताएंगे। हम उस समय की अर्थव्यवस्था, खान पान, जीवन शैली, व्यापार और अलग अलग राज्य कैसे शासन करते थे सब इसी वीडियो में पता चलेगा। साथ ही हम उस टाइम के भारत के सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में भी बताएंगे। आज से हजारों साल पहले भारत मिडिल एज यानी कि आज के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा था। उस टाइम के भारत में आज का भारत, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान शामिल था। उस टाइम का भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल था, लेकिन उस टाइम की हम जनसंख्या देखें तो 3 से 4 करोड़ ही थी। उस टाइम का भारत ना सिर्फ जमीनी तौर पे बल्कि समुद्र में भी दूर दूर तक फैला था। भारत की विस्तार की अगर कोई वजह थी तो वो थी चोल शासक। साल 1014 AD में राजेंद्र चोल गद्दी पर बैठे। गद्दी में बैठते सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो काम किया सेना के तौर पे। उस टाइम में कोई नेवी के तौर पे सैनिक के बारे में नहीं जानता था, लेकिन राजेंद्र चोल वो पहले राजा थे जिन्होंने भारतीय नेवी को मजबूत बनाया। उन्होंने ना सिर्फ अपने आइलैंड पर बल्कि दूर दूर के आइलैंड पर अपना राज्य कायम किया। उस टाइम में ना सिर्फ चोल बल्कि पल्लव, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राज था। इन राजाओं ने उस दौर में भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। हालांकि उत्तर भारत में भी कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इन सारे मंदिरों को तोड़ डाला। राजा ये मंदिर न सिर्फ भगवान के लिए बनवाते थे बल्कि राज्य की आय का भी एक साधन होते थे। जहां आसपास में ये मंदिर बनते थे वहां के आसपास का क्षेत्र एक धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाता था, जिस कारण उस क्षेत्र में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलता था। अगर इन राजवंशों के बाद हम आम जीवन पर बात करें तो उस टाइम में लोगों की दिनचर्या काफी छोटी होती थी और आज के कंपेयर में उस टाइम में यातायात के साधन भी ना के बराबर होते थे। यातायात के नाम पर उस टाइम या तो पैदल यात्रा होती थी या तो फिर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। उस टाइम अगर व्यक्ति को कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना होता था तो कई महीनों तक की यात्रा हो जाती थी क्योंकि वो पैदल जाते थे। इसलिए उस टाइम के लोगों के लिए कुछ 100 किलोमीटर की दुनिया बिल्कुल नई होती थी और इसी वजह से भारत की एक कहावत आज भी मशहूर है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे पानी। उस टाइम में औद्योगिक विकास भी बहुत कम था। उस टाइम में सामान उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां तो भारत में ना के बराबर थी, लेकिन चीन में जैसे चीनी मिट्टी आदि की फैक्ट्रियां हुआ करती थी। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत मुख्यतः कपड़े, खान पान की चीज और मसालों का उत्पादक था। इस दौर में भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था था कि पूरी दुनिया का लगभग 30% खाना और कपड़ा निर्यात करता था। उस दौर में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की 32.9% थी और ये दुनिया का सबसे अमीर देश था। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी अमीरी होगी वहाँ दुश्मनों की तो कमी होगी नहीं। भारत में सन 1000 पहले से भी कई विदेशी आक्रमण हुए थे। वहीं 1000 AD में भारत अंदर ही अंदर पूरी तरह
टूट चुका था। वहाँ के राजा अपने ही क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते थे। भारत की इस अपार संपदा को देखकर मोहम्मद गजनी की नजर भी भारत पर पड़ी और उसने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए। भारी लूटपाट के साथ उसने सोमनाथ के मंदिर को भी उजाड़ दिया। गजनी के आक्रमण से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। ये 32.9 से 28.9 तक पहुंच गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत काफी अमीर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी देश की जीडीपी गिरने से उसके रहने वाले लोगों पे भी असर पड़ेगा। अगर हम उस दौर के शहर और गांव की बात करें तो भारत की जनसंख्या ज़्यादातर गांव में ही बसती थी और शहर तो सिर्फ नाम के थे। उस दौर में भी शहरों में मंडियां और बाजार दिखते थे। इस तरह के बाजार आज के गांवों में झलक देखने को मिल सकती है और इन दुकानों में उन लोगों के जरूरत के हर सामान होते थे, जैसे सोना, चांदी, मसाले, इत्र, चावल, गेहूं। उस टाइम में मशीनें तो हुआ ही नहीं करती थी, इसलिए ज़्यादातर नक्काशी का काम कारीगर अपने हाथ से ही करते थे। ये कलाकार अपने काम में माहिर होते थे। इनके द्वारा की गई कारीगरी अपने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी। उस दौर में भारत की कुल जनसंख्या 3 से 4 करोड़ की थी, जिनमें से 10% लोग शहरों में रहते थे और बाकी 90% गांव में। उस समय पे जाति और वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पे थी। अलग अलग गांवों में जाति के हिसाब से तालाबों का रिजर्वेशन भी होता था। गांव में रहने वाले किसानों को मुख्यतः बरसात पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उस टाइम में खेती मुख्य व्यवसाय थी। उस टाइम में मुद्रा का प्रचलन तो था, लेकिन मुख्यतः वस्तु विनिमय ही चलता था। सीधी भाषा में कहा जाए तो जैसे चावल के बदले गेहूं और गेहूं के बदले शक्कर। आज के टाइम में जब हम घर बनाते हैं तो हम सीमेंट, ईंट और बालू, सरिये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम में जब घर बनाया जाता था तो घास फूस, मिट्टी और गोबर का प्रयोग किया जाता था। और वहीं आजकल के घरों की उम्र 50 से 100 साल तक की है, तो उस दौर में 50 से 60 हजार साल तक की इमारतें होती थी। उस टाइम का इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इतना मजबूत था कि आज भी मंदिर और कई सारी इमारतें वैसी की वैसी हैं। प्रशासन की बात की जाए तो आज के मुख्यमंत्री और उस टाइम के राजा की बात सेम होती थी, लेकिन एक और फर्क है। आज जहां डेमोक्रेसी है वहां पूरा राजा ही राजकाज संभालता था, और वहीं अगर छोटा मोटा मामला होता था तो गांव के पंचायत में जाता था। उस दौर में धर्म और परंपराओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उस टाइम में ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही होता था और दूल्हा और दुल्हन एक ही जाति के होते थे। उनके गोत्र और गांव अलग अलग हुआ करते थे। उस वक्त की शादियां भी काफ़ी खर्चीली थी। उस दौर में धर्म और अंधविश्वास अपने चरम सीमा पे था, लेकिन शिक्षा ना के बराबर थी। लोग जितना धर्म पे ध्यान देते थे उतनी शिक्षा पे बिल्कुल नहीं देते थे। लेकिन उस वक्त में भी भारत का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे अच्छा था। उस टाइम में एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, बॉटनी और वेद जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। साल 1000 का दौर भारत के लिए काफ़ी अच्छा भी था और काफ़ी निराशा से भी भरा था। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।